हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ। फिर से आपका स्वागत है हमारे नए क्लास में, सौरभ क्लासेस में। चलिए आज हम एमए सेमेस्टर 1 के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये जो विषय है ये हमारे पहले पेपर जिसका नाम है FC1 प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, इससे एक आज टॉपिक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में ऐतिहासिक विकास कह सकते हैं। तो ऐतिहासिक विकास क्या है और इसका व्यक्ति या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो बिना समय गवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, ऐतिहासिक विकास। मानव समाज में विकास की प्रक्रिया निरंतर रही है। इस विकास प्रक्रिया में सामाजिक आवश्यकताएं भी विकसित होती रही हैं। यह उत्थान, विकास तथा पतन की वक्र रेखीय गति ही इतिहास की गति मानी जाती है। बुद्धिवादी युग में ऐतिहासिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला जो है देव युग, दूसरा जो है वो है वीर युग और तीसरा मानव युग। विको के दर्शन के अनुसार मानव समाज का विकास उक्त 3 अवस्थाओं से होकर होता है। ठीक है। 18वीं सदी तक इतिहास का अध्ययन क्रमबद्ध न था, किंतु 19वीं सदी में उसमें परिवर्तन आया। इसका श्रेय डार्विन को है, जिसने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार समाज का विकास क्रमिक होता है और उस विकास में मुख्य सहायता व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के पारस्परिक संघर्षों से प्राप्त होती है। समाज के क्रमिक विकास के सिद्धांत ने इतिहास के विषय में भी तत्कालीन विचारों को परिवर्तित कर दिया है। इस सिद्धांत ने धर्म और नैतिकता की श्रेष्ठता के विचार को समाप्त कर दिया। डार्विन के उपयुक्त विकासवादी सिद्धांत का विस्तृत प्रयोग सामाजिक शास्त्रों के लिए कार्ल मार्क्स ने किया। उसने यह बताया कि इतिहास एक निरंतर प्रगतिशील ज्ञान है। मानव समाज की वर्तमान स्थिति बहुत कुछ प्राचीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। परिवर्तन स्वाभाविक है और प्रत्येक परिवर्तन भूतकाल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस कारण प्रत्येक इतिहासकार को चाहिए कि वह प्रत्येक परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करते हुए समाज के क्रमिक विकास को ठीक प्रकार से समझे। मार्क्स के विचार डार्विन के इस सिद्धांत पर आधारित ना होकर बहुत कुछ हीगल के विचारों की प्रतिक्रिया के कारण भी थे। हीगल ने ऐतिहासिक प्रक्रिया को जन्म दिया था। उसने कहा था कि संसार और उसके नियम स्थिर नहीं अपितु प्रगतिशील हैं और यह प्रगति कुछ निश्चित सिद्धांतों पर निर्भर करती है। उसके सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का तो प्रयोग किया, किंतु कुछ भिन्न विधि से। हीगल जहां एक आदर्श विचार को संसार का अटल सत्य मानता है, वहीं मार्क्स ने इस विचार को प्रतिक्रियावादी बताया है। हीगल ने मनुष्य को परिस्थितियों से प्रभावित बताया। मार्क्स ने इसे अस्वीकार कर दिया और बताया कि व्यक्ति और समाज को अपनी प्रगति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मार्क्स के अनुसार इस स्वतंत्रता की रक्षा उस समय संभव है जबकि हम
ऐतिहासिक विकास किए विचारों के संघर्ष का परिणाम स्वीकार ना करें, अपितु सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के संघर्ष का परिणाम समझें। मार्क्स के इतिहास के विकास में दो कारणों को प्रमुख स्थान दिया गया है, आर्थिक परिस्थितियां और व्यक्ति। ये दो कारण बताए गए, परंतु मार्क्स का व्यक्ति हीगल के व्यक्ति की तरह विवश नहीं अपितु सक्रिय होता है। मार्क्स के शब्दों में व्यक्ति स्वयं अपने इतिहास का निर्माण करते हैं, परंतु वे उसका निर्माण पूर्णतः अपनी इच्छा या स्वयं द्वारा चुनी हुई परिस्थितियों के अनुसार नहीं करते, अपितु कुछ दी हुई और प्राप्त की हुई परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रगति विचार और समुदाय की प्रगतिशील होती है। ये आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं तथा ये अपने विरोधियों को जन्म देते हैं, जिनके साथ संघर्ष होने से नवीन परिस्थितियों का निर्माण होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उपरोक्त विचारों के आधार पर इतिहास का निर्माण होता है, परंतु यह भावना पूर्णतः स्वीकृति के योग्य नहीं मानी जाती है। केवल आर्थिक कारण से इतिहास नहीं बनते, धर्म, राष्ट्रीय भावनाएं आदि का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसे मार्क्स नहीं मानते। इस तरह मार्क्स का विचार भी आलोचना से बाहर नहीं रखा जा सकता। जहां तक मनुष्य का सवाल है, तो हम पाते हैं कि मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता 3 क्षेत्रों में पाई जाती है, मानसिक, नैतिक तथा विकास और भौतिक संपन्नता के क्षेत्र में। इन्हीं तीनों के आधार पर हम यह मापने का प्रयास करते हैं कि कौन व्यक्ति उन्नति पर है और कौन उन्नति कर चुका है और कौन अभी उन्नति का पदार्पण नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य है कि कौन व्यक्ति ने उन्नति कर लिया है और कौन उन्नति की राह पर है और किसने अभी तक उन्नति का शुरुआत भी नहीं की। इस चीज को इससे मापा जाता है। इस तरह से इतिहास में व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति को अधिक महत्व दिया जाता है। यह उन्नति मनुष्य के सामाजिक विकास से होती है। मानसिक दृष्टि से विकसित होने के कारण मनुष्य अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है और प्रगति करता है। यदि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो वह अवनति प्राप्त करेगा। इस तरह मनुष्य का व्यवहार ही प्रधान कारण है जो उन्नति या अवनति का कारण होता है। अर्थात परिस्थितियां मनुष्य के व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि मनुष्य एवं समाज का विकास में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति पर अपने समाज एवं वातावरण के प्रभाव से ही कोई कार्य संपादित होते हैं। सद्कार्य से समाज में उन्नति होती है, वहीं गलत कार्यों से समाज की दुर्गति होती है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास में विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू है व्यक्ति
और दूसरा पहलू है समाज। दोनों के सहयोग से ही ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि ऐतिहासिक विकास जो है मानव और समाज पर केंद्रित होता है, क्योंकि मानव स्वभाव परिवर्तनशील होता है। इसी परिवर्तनशील स्वभाव के कारण मानव का समाज में अलग अलग कार्य होता है और इसके परिणाम स्वरूप समाज का भी स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। तो मानव और समाज ये दोनों मिलकर ही ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार मानव और समाज ऐतिहासिक विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं आज इस क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। अगले क्लास में मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।